बेटे मई 2023 का जो पेपर आज हुआ है, 8 मई 2023 को सीए इंटर का, वो आपके सामने है। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। टोटल जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वो 6 हैं। 100 नंबर का पेपर है और क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 पेज है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। बाकी 4 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, जैसा कि पैटर्न होता है। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं और एक पार्ट 5 नंबर का होता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का पूछा है। ये आपके बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये वाला। और इसमें सिंपल जे फॉर्मल मॉडल जो होता है 2a o/c कहते हैं, मगर यहाँ 2as/t हो जाता है। ठीक है, वो लगाएंगे इसमें और इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें टी जो है वो कैरिंग कॉस्ट, यानी कि आप इसको टी या सी कुछ भी कह सकते, 5 रुपए। सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच बैच 3,375 है बेटा, ये एस है। 1,35,000 यूनिट जो है ना, वो ए है। ठीक है, आपको बस इस फॉर्मूले में रखना था। 2 में 1,35,000 इंटू में 3,375 डिवाइड बाई 5। कितना आंसर आया? 13,500 यूनिट। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका क्वेश्चन का। ये मटेरियल के चैप्टर से मिलता जुलता था। सेकंड में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी है कितने यूनिट हम बनाएं, तो बताइए एडिशनल कॉस्ट क्या होगी। कुछ भी नहीं, इसमें टोटल सेटअप कॉस्ट निकाल लीजिए आप और टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लीजिए। सिंपल। कैसे निकालेंगे? टोटल डिमांड है 1,35,000 की, डिवाइड बाई 7500 इंटू में 3,3375 है बेटा, और दूसरा 1/2 इंटू में 7,500 इंटू में सी कितना है जी? 5 रुपए। जो भी आएगा वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। और फिर आप एक और कॉस्ट निकालना EBOQ के लिए, जो कि ऐसे निकलता है 2AST करके। जैसे आप मटेरियल के चैप्टर में पढ़ते हैं 2AOC, बस डिफरेंस पता चल जाएगा कॉस्ट का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 2-3 मिनट भी नहीं। ये था फर्स्ट का ए पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट देखिए बेटा क्या है। ये SMC एक कंपनी है, पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ टॉयज बनाती है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दिए हैं एक वीक में 48। लेट शिफ्ट में 12 घंटे काम, नॉर्मल टाइम में 150, लेट शिफ्ट में 300। ये लेबर का क्वेश्चन आया है। एम्प्लॉय कॉस्ट का एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर 60 आवर्स हैं पर वीक। पर वीक कैसे? 48 + 12 60 इंक्लूडिंग लेट शिफ्ट। और ये 80 टॉय बनाते हैं। कंपनी मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम ऑफ लेबर कॉस्ट विद पेमेंट, या तो रोवन या हाल से, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ सके और लेट शिफ्ट खत्म हो सके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। स्टैंडर्ड टाइम 10 टॉयज के लिए 7.5 आवर्स है, यानी कि 10 टॉयज बन जाएंगे 7.5 घंटे में। क्या मतलब है? एक टॉय बन जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.75 आर पर यूनिट। टाइम रेट 150 है। और बेटा आपको आगे दिया हुआ है, एज्यूमिंग 48 आवर्स वीक है, कंपनी 100 टॉय बनाए। सबसे पहले एग्जिस्टिंग टाइम रेट में बताना है। एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से तो बेटा वो 60 घंटे ले रहा है टोटल। 48 घंटे तो नॉर्मल पेमेंट, आई थिंक 150 है पेमेंट। हाँ जी। और 12 घंटे की 300 के रुपए के हिसाब से डबल पेमेंट है। दूसरा रोवन बताना है। रोवन में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए। कितने बनाए उसने? 100 यूनिट। एक यूनिट बनाने का टाइम अभी मैंने इतना बताया था, तो 75 आवर्स हो गए। मगर उन्होंने 75 आवर्स का काम इंसेंटिव स्कीम में इतने में कर दिया। ये एक्चुअल टाइम हो गया 48 आवर्स। रेट पर आ रहा है आपका 150। आप खुद बताइए, क्या रोवन और हालसे से वेजेस नहीं निकाल सकते? निकल जाएगी। ठीक है,
तीसरा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू जेबी लिमिटेड, जेडबी लिमिटेड। पीवी रेशियो है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%, फिक्स कॉस्ट इतना, ब्रेक इवन सेल, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, क्योंकि आंसर रुपीज में निकालना है। टोटल सेल, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। मेरे पास ये है, ये है, ये नहीं है, इसलिए मैं ये भी कर सकता हूँ। ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ब्रेक इवन सेल यहाँ से आ जाएगी, और मुझे पता है कि ब्रेक इवन सेल का अमाउंट आ जाएगा 12,60,000 डिवाइड बाई 30%, ये अमाउंट आ जाएगा, आप निकाल लेंगे 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए आपकी ब्रेक इवन सेल आ गई, जो कि 75% के बराबर है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा आपकी 25% है। तो मैं अगर इस 42 लाख रुपए को 42 लाख रुपए को जो कि ब्रेक इवन सेल है, इसे मैं 75% से डिवाइड कर दूं, मेरी टोटल से 75 लाख बता रहा है बच्चा, हाँ 56 लाख, ये आ गया। फिर प्रोपोज सेल्स वैल्यू बतानी है रुपीज में, अगर कंपनी अर्न करना चाहती हो परसेंट प्रॉफिट आफ्टर रिडक्शन ऑफ 10। रात हमने मैराथन में सेम क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन किया है हमने मैराथन में। अगर हमारी सिर्फ रात की भी मैराथन ली हो, मैंने आपसे कहा था 50 नंबर का ना आए तो बोल देना, अभी तक 15 नंबर तो कवर हो गए, ठीक है। और ये प्रपोज सेल्स का है, इसने अर्न करना चाहता है परसेंट प्रॉफिट, बड़े आराम से परसेंट प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे? 56 लाख की सेल है टोटल, तो 56 लाख में से 14 लाख रुपए हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। क्यों भाई? 56 में से 42 लाख रुपए ब्रेक इवन है, तो 14 लाख रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। 14 लाख, इस 14 लाख रुपए को मैं अगर 30% से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट पता चल जाएगा 4,20,000 रुपए। मुझे परसेंट प्रॉफिट पता चल गया 4,20,000, ठीक है। सेल्स बतानी है, सेल्स पे टारगेट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट इतना प्लस प्रॉफिट इतना, मगर मेरी पीवी रेशियो चेंज हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी पीवी रेशियो। क्यों? क्योंकि कह रहा है, अच्छा सॉरी, इसमें फिक्स कॉस्ट बदलने की बात कर रहा है, कह रहा है 12,60,000 10% रिडक्शन करेंगे फिक्स कॉस्ट। बेटा 12,60,000 का 90% निकाल दो, रिवाइज हो जाएगी फिक्स कॉस्ट जो भी हो, और पीवी रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा, पीवी रेशियो वही रहेगी जो पहले थी, आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि सेल्स वैल्यू बताओ अगर हम अर्न करना चाहते हो प्रॉफिट 20% ऑन सेल, एज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, ये भी बता देंगे हम। सर कैसे? सेल्स, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट हम चाहते हैं सेल का कितने परसेंट? 20%, क्योंकि सेल पे टारगेट ये होता है, ये 30%। नहीं निकाल सकते सेल की वैल्यू, सेल को एक्स मान लो, यहाँ एक्स इंटू 20% हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा। नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है, अगर सेल्स वैल्यू एज एट परसेंट एज कंप्यूटेड इन सेकंड डिक्रीज हो जाए 12.5% से। सेकंड में हमने क्या निकाली थी? टोटल सेल निकाली थी 56 लाख रुपए की। कह रहे नई मार्जिन ऑफ सेल, अगर सेल्स वैल्यू कम हो जाए 56 लाख का 12.5% निकाल दो बेटा, यानी कि 87.5% रह जाए, ये हो गई हमारी रिवाइज सेल। बताइए कितना होगी रिवाइज? 49 लाख। ब्रेक इवन सेल वही रहेगी हमारी 46 लाख, यही थी ना 42, 7 लाख नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई। ब्रेक इवन सेल थोड़ी चेंज हो जाएगी, ब्रेक इवन सेल का अमाउंट तो वही रहेगा। बताइए, ये हो गया जी। ये 20 नंबर का क्वेश्चन करने में आरएसटी टोल प्लाजा है, 80 किलोमीटर का है, लॉन्ग हाईवे, आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। बिटवीन टू सिटीज ऑपरेट करता है बेटा a toll plaza to collect toll from passing vehicle using the highway. Company has estimated that 50,000 lightweight, 12 medium weight, 10,000 heavy weight, तो 50,000 लाइट वेट, 12,500 मीडियम वेट, और इनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे एक जैसा चार्जेस नहीं दिया जा सकता। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन व्हीकल यूज किया जाएगा फॉर मेडिकल इमरजेंसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एसेंशियल सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है टोल चार्जेस से। ये एस्टिमेट किया जाता है 10% ऑफ द लाइट वेट व्हीकल विल पास द हाईवे फॉर सच यूज।
मतलब जो लाइट वेट के व्हीकल हैं वो 10% इन चीजों के लिए यूज होंगे। ठीक है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, द व्हीकल रिटर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर आउटवर्ड जर्नी, द टोल फेयर विल बी रिड्यूस बाई 20%। मतलब अगर 24 घंटे में वापस आ गया व्हीकल तो 25% हमारा कम हो जाएगा चार्जेस। एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ चार्जेबल लाइट वेट विल रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड। 10 तो वो जो एग्जेम्प्ट है और 30% वो है लाइट व्हीकल जो समय में वापस आ जाएंगे। द टोल चार्जेस फॉर द मीडियम वेट व्हीकल इज टू बी फिक्स 2.5 टाइम ऑफ लाइट वेट एंड हैवी का 2 टाइम ऑफ मीडियम वेट। एक काम करिए, लाइट वेट का व्हीकल हो गया, लाइट का हो गया x, मीडियम का हो जाएगा 2.5x, हैवी का हो जाएगा इसका भी 2 गुना 5x। ठीक है। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक महीने की इतनी है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमें आसानी से दी है। और कंपनी इस पर प्रॉफिट चाहता है 10% टू रिकवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। कैलकुलेट करना है टोल रेट। टोल रेट का मतलब होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है। ऑफ इट इफ कंसेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, अगर कंसेशन नहीं मिलेगी रिटर्न जर्नी पर, ठीक है बता देंगे। बेटा देखो, कहीं बताया टोटल कितने व्हीकल गुजरेंगे? 50,000, 12,000, 10,000। तो लाइट वेट में 50,000 मत लेना, क्योंकि कहा है कि 10% जो है ना वो एग्जेम्प्ट एक्टिविटी के हैं। 50,000 का मात्र 90% ले लेना। मीडियम में कितने? 12,000 है, और हैवी में देखना 10,000 है। देखो ना, 12,000 और 10,000। इससे क्या है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक्स की टर्म में आ गए, सारे इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ ये टोटल नंबर आ जाएगा। जब टोटल नंबर आ जाएगा, ऑलरेडी हम 10% रिलैक्सेशन वो कर चुके हैं, उसकी क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट और वीआईपी वगैरह जाएंगे वो लाइट व्हीकल का 10% यूज करेंगे, यानी कि 50,000 में से 10% तो उन्हीं का है, तो उनसे तो पैसे लेंगे ही नहीं हम। बाकी 45,000 से हम पैसे लेंगे। और इसमें क्या है, रिटर्न जर्नी वाले को इग्नोर कर देना है, कह दिया रिटर्न जर्नी वाले को इग्नोर कर दिया। अगर उसे भी कंसीडर करते तो मैं क्या करते मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल रिटर्न जर्नी वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। ये टोटल जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देना, जैसे ये आएगा 50,000 एक्स, ये आएगा 30,000 एक्स, और ये 45,000 एक्स। इन सब 1,25,000 एक्स। बस फिर आप अपना जो ये है ना 59,09,090, इसको इससे डिवाइड कर लेना, और 10% उसमें और जोड़ देना, प्रॉफिट का टोल रेट आ जाएगा। ये आएगी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। फिर एक्स आपने माना था लाइट व्हीकल को, मीडियम माना था 2.5x, हैवी को माना था 5x, मल्टीप्लाई कर देना, रेट आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट करना है टोल रेट दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द लाइट वेट व्हीकल इफ अ रिटर्न जर्नी कंसेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, एज्यूमिंग revenue earned from the lightweight vehicle calculation in option first remain same। जो भी x की वैल्यू आएगी ना बेटा फर्स्ट ऑप्शन में, कह रहे हैं लाइट वेट से बताओ आपकी कितने पैसे कमाओगे। अगर बेटा आप सपोज करो x की वैल्यू आई, लाइट वेट की वैल्यू आई, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइट वेट की वैल्यू आई, सपोज करो कि एक व्हीकल से हम 25 रुपए टोल चार्जेस लेंगे। टोटल आपके 45,000 है, टोटल है 50,000 व्हीकल, जिसमें से 5,000 से तो कोई पैसा लेंगे ही नहीं आप 10% लोगों से। 15,000 से यानी कि 50,000 का 30%, उनसे पूरे 25%, 25 रुपए नहीं लेंगे, यानी कि जो भी चार्ज आया है x रुपया जो चार्ज आया है उनसे लेंगे हम 0.7x, 30% कम कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते। उनसे हम लेंगे 0.7x, हम लेंगे क्या बेटा 0.7x। समझ में आ रही बात या नहीं? 0.7x लेंगे। ठीक है। तो लाइट वेट वालों से तो पैसा लेंगे ही नहीं, और इनसे लेंगे बेटा हम 0.7x इन लोगों से, और बाकी जो बचे 30,000 उनसे पूरे x लेंगे। x की वैल्यू आ चुकी होगी आपके पास, आपको पता चल जाएगा लाइट वेट से कितना पैसा कमाओगे आप। ये पूछा है क्वेश्चन, और मैंने कहा है आपसे बार बार, जब भी क्वेश्चन बड़ा सा पूछ लिया जाए ना
तो समझो वो डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए हैं जनवरी से अप्रैल तक के, प्रोडक्शन दिया है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी रॉ मटेरियल की एक यूनिट बनाने में कितनी लगती है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और उसकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी है, वैल्यूएशन करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। सारी परचेजेस महीने के शुरू में की जाती हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट आपसे पूछा है मंथ वाइज, ठीक है, और टोटल में कैलकुलेट करनी है, मंथली वाइज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, और बेटा स्टोर लेजर फॉर ईच मंथ बनाना है यूजिंग फीफो मेथड। ये थोड़ा सा मटेरियल के बारे में पूछ लिया इन्होंने बजट के साथ, मतलब आपको फीफो से करना है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट हर बच्चा कर सकता है भाई, मान लो ये नहीं हो पाया किसी से, फर्स्ट सेकंड आप कर सकते। कैसे करेंगे? कंजम्पशन निकालने के लिए पहले आपको प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 50 यूनिट, 55 यूनिट, 60 यूनिट, है ना। अगर मैं 4 किलो से 50 में, 4 किलो से इसमें, 4 किलो से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कंजम्पशन आ जाएगी। और कंजम्पशन बजट बनाना है मुझको, किलोग्राम में बता दिया। कितनी देर लगी बनाने में? सिर्फ 4 किलो को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये प्रोडक्शन आ गया। क्योंकि प्रोडक्शन निकालना होता है, फिर प्रोडक्शन दिया हुआ है, कंजम्पशन से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में तो फीफो से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी मैं बताऊंगा अभी क्या करेंगे उसका, ठीक है। दूसरा आपको जो बजट बनाना है वो परचेज का बजट बनाना है, देखो ये लिखा हुआ, क्वांटिटी में भी वैल्यू में भी बना देंगे। जब आपकी कंजम्पशन आ जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देना, ओपनिंग माइनस कर देना, परचेज आ जाएगी। परचेज को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से, 12 से, 13 से, बेटा वैल्यू आ जाएगा। फिर कह रहे हैं फीफो मेथड से बनाओ, क्या बनाओ? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर नहीं बनाते फीफो मेथड से, जिसमें एक में मंथ लिख देना, एक में रिसीप्ट लिख देना, एक में इशू लिख देना, एक में क्लोजिंग बैलेंस लिख देना। यहां सबसे पहले लिख देना ओपनिंग की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, देख लो, ये रहा 6020, वैल्यू लिख देना इतनी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आपने जनवरी में कितना खरीदा वो परचेज बजट में आ चुका होगा, वो लिख देना। फिर उसमें से कितना कंजम्पशन के लिए चला गया वो लिख देना इशू में, क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। मतलब स्टोर लेजर बनाना है, ये वही बच्चा कर सकता है जिसने मटेरियल के चैप्टर में फीफो पढ़ा। और मैंने आपसे कह रखा है कि 2 पेपर, ठीक है। हाँ मैंने करवाया है ऐसा क्वेश्चन, क्लास में बिल्कुल करवाया है मैंने। अभी थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। मैं अगली बात करूं, बी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 70 लाख रुपए में और फर्निश करता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर की डिटेल है, सेकंड ईयर की डिटेल है। प्लांट दिया है 3,40,000 का, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन 85,000 है जो प्लांट पे लेंगे सेलम बेसिस पर। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है। बस मैं ये वाला पॉइंट आपको समझा देता हूँ, एस्केलेशन क्लॉज वाला। इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंक्रीज इन मटेरियल रेट और वेज रेट इन द सेकंड ईयर ओनली। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर 12,000 यूनिट है, 90 रुपए पर यूनिट पर, जबकि एक्चुअल कंजम्पशन जो हुई है 12,500 हुई है। याद रखना एस्केलेशन क्लॉज क्वांटिटी का नहीं होता है, एस्केलेशन क्लॉज वैल्यू का होता है। पहले केस में 90 की जगह 100 रुपए लगे, 10 रुपए ज्यादा। दूसरे केस में 90 की जगह 105 लगे, यानी कि 15 रुपए ज्यादा। एस्केलेशन इसका होगा, ठीक है, एस्केलेशन इसका होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फर्स्ट ईयर में 10,000 है, सेकंड ईयर में 9,000 है। स्टैंडर्ड रेट 120 है, ठीक है। द फर्म हैज पेड फॉर 10,000 आवर्स एट ₹125 इन द फर्स्ट ईयर। तो बेटा देखना जरा, फर्स्ट, पहली बात, ये जो मटेरियल की बात है, जो मटेरियल महंगा हुआ है, इसके लिए जो क्वांटिटी लेना ना आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, वो 12,000 यूनिट लेना। ये जो 12,500 यूज हुए ना, इसको मत लेना। आपके मटेरियल की इंक्रीज पता चल जाएगी कि कितना ज्यादा रुपए का मटेरियल लगा है। ऐसी लेबर में जो रेट लेना वो 120 लेना, 120 और 125 कितना डिफरेंस हुआ लेबर का? 5 रुपया। और मल्टीप्लाई करना पहले साल 10,000 घंटे से और दूसरे साल 9,000 घंटे से। क्वांटिटी स्टैंडर्ड लेना, ये मत लेना ना, ये लेना।
पहले साल 10,000 से और दूसरे साल 9,000 से। अच्छा एक चीज और, दूसरे साल का जो लेबर में, अगर ये तो बात मैंने लेबर में 120 माइनस 125, 5 रुपए ज्यादा इंटू में 10,000। 120 माइनस सेकेंड ईयर में देखना कुछ और है रेट, 130 इंटू में 10,000। इससे पता चल जाएगा कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है और लेबर की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई। मटेरियल और लेबर के कॉस्ट का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करना बेटा, याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, एक्चुअल से मत करना। क्योंकि जो एस्केलेशन होता है वो क्वांटिटी का नहीं होता है, वो रुपीस का होता है, इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? आगे क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विदाउट कंसिडरिंग एस्केलेशन क्लॉज। सिंपल, ईयर 1 का कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाए उसके नीचे ईयर 2 का बना देना। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाना बाई कंसिडरिंग एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, ये जोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? आई थिंक 70 लाख रुपए का है। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 70 लाख प्लस एस्केलेशन। कंप्यूट करनी है टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर। तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितनी है बेटा, वो हमने बताई अभी है। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितनी आएगी? मटेरियल में डिफरेंस आएगा कितने रुपए का? 10 रुपए का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 15 का, लेबर में 5 का, और सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 10 रुपए का। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? जो टोटल इंक्रीज की बात कर रहा है, पहले साल 10 रुपए इंक्रीज हुआ मटेरियल, है ना? मगर 10 रुपए का जो इंक्रीज हुआ है वो कितने यूनिट पर हुआ है? 12,500 यूनिट पर। तो 10 को 12,500 से और 15 को 12,500 से मल्टीप्लाई करो। जबकि ये खर्चा होना कितना चाहिए था? देखो, ये जो थर्ड पॉइंट पूछा वो क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। टोटल इंक्रीज पूछा है उन्होंने, मतलब खर्चा आना चाहिए था फर्स्ट ईयर में 90 रुपीज के हिसाब से 12,000 यूनिट पर। 90 इंटू में 12,000, ठीक है। और मैं एस्केलेशन क्लॉज पूरा करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। मैं मटेरियल की रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में फिर सेकंड ईयर में। पहले ईयर कीमत में चेंज आया है 10 रुपए का, सेकंड ईयर कीमत में चेंज आया है 15 रुपए का। फर्स्ट ईयर में भी इतना लेना है, सेकंड ईयर में भी इतना लेना है, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बात करें लेबर की, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना। फर्स्ट ईयर में 5 रुपए का चेंज है, सेकंड ईयर में इतना, इंटू में 10,000 इंटू। ये है जी एस्केलेशन, बस 4 लाइन। तो तीसरे में ये नहीं पूछा एस्केलेशन क्लेम, तीसरे में पूछा टोटल इंक्रीज बताओ या डिक्रीज बताओ। देखो, मटेरियल की कॉस्ट 90 रुपए से 100 रुपए हो गई, तो 10 रुपए का इंक्रीज है, 10 रुपए का इंक्रीज है पर यूनिट। मगर ऐसे टोटल इंक्रीज नहीं निकलेगा। 90 को मल्टीप्लाई करना 12,000 से और 100 रुपए को मल्टीप्लाई करना 12,500 से। इनका जो चेंज है वो फर्स्ट ईयर का इंक्रीज है मटेरियल का। सेकेंड ईयर में 90 को मल्टीप्लाई करना 12,000 से और 105 को मल्टीप्लाई करना 13,000 से। ये सेकेंड ईयर का इनका डिफरेंस, सेकेंड ईयर का इंक्रीज आएगा। और ऐसा करने से दोनों ईयर का, फर्स्ट सेकेंड ईयर का मटेरियल का इंक्रीज निकाल सकते। सिमिलरली आप लेबर में करना, 120 रुपए को एक बार मल्टीप्लाई करना 10,000 से फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और लगे जबकि कितने घंटे? 9,000, तो कम लगे, इसमें डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट आएगा। 120 इंटू 10,000 करना और माइनस सेकेंड ईयर में 120 इंटू 10,000 करना, फर्स्ट ईयर की बात करो, माइनस 9,000 इंटू 125 करना, अगले पेज पे दिया हुआ है कि 125 लगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, सेकेंड ईयर में 9,000 घंटे लिए गए, यहाँ पे एक चीज गलत कर रहे हैं हम एस्केलेशन, यहाँ पे 9,000 घंटे लेने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट ईयर के घंटे 10,000 हैं एंड सेकेंड ईयर इट वाज 9,000 आवर्स, तो 9,000 लेना है। ये तो हो गया एस्केलेशन क्लेम। और टोटल इंक्रीज डिक्रीज जो निकालना है, टोटल थर्ड पॉइंट में, अगर मैं मटेरियल की बात करूं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, मटेरियल की बात करूं,
तो मटेरियल में कैसे निकालेंगे आप, कितना रेट था मटेरियल का, 90 और 100, 100 माइनस 90, सॉरी ये था बेटा 12,000 इंटू में 90, जबकि खर्चा हुआ है 12,500 इंटू में 100, कॉस्ट बढ़ गई। फिर दोबारा 12,000 इंटू में 90, 13,000 इंटू में 100, ऐसे है 13,000 इंटू, समझ में आ गई बात या नहीं। और लेबर में कैसे करना है, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में लेबर कितना है जी, फर्स्ट ईयर में लेबर है 10,000 घंटे इंटू में 120, जबकि लगे कितने घंटे, 10,000 घंटे लगे, मगर इंटू में 125। सेकेंड ईयर में 9,000 घंटे इंटू 120 लगे 8,800 इंटू में आई थिंक 130। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लेबर इंक्रीज हो रही है और यहाँ लेबर देख लेना इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, वो आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो सारा काम है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। ये अगला क्वेश्चन जो है बेटा, क्योंकि हमें रिव्यू को थोड़ा शॉर्ट ही रखना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन तो देखिए सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन बाद में लेकर आऊंगा। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है शुरू के कुछ क्वेश्चंस का। ये बेटा आपका क्वेश्चन है ये वाला, थर्ड का ए, थर्ड का ए जो क्वेश्चन है PQR मैन्युफैक्चर वाला, प्रोडक्ट XYZ, ठीक है। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं बोलने में, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर आया और मैं देखते ही उसको सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी नहीं कि किसी सॉल्यूशन से कर रहा हूँ। द आउटपुट फॉर द करंट ईयर 2.5 लाख यूनिट है, एक्स के ये इतने, वाई के इतने, जेड के। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1. एक्स का 1.25 टाइम है जेड से, और वाई को सोल्ड कर सकते हैं डबल प्राइस पर जेड के, और साथ में प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन कॉस्ट पे 20% लेना है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, रॉ मटेरियल तीनों आइटम पर सेम है, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपीज पर आ रहा है, ठीक है जी। फिर आगे क्या क्वेश्चन है, टोटल ओवरहेड कंपनी के 52,80,000 रुपए हैं टोटल ओवरहेड, ठीक है। आउट ऑफ विच 1 रुपीज पर लेबर आर इज वेरिएबल और बाकी के फिक्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेबर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपीज को, और टोटल में से माइनस कर देंगे, बाकी का फिक्स पता चल जाएगा। इन द नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेक्टेशन है कि सेल्स एक्स की और जेड की इंक्रीज हो जाएगी और वाई की डिक्लाइन हो जाएगी। टोटल ओवरहेड नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इतना लगता है, वेरिएबल ओवरहेड रिमेन अनचेंज। इट इज एंटिसिपेटेड अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल रिमेन अनचेंज। हमको एक बजट बनाना है बेटा, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी, थोड़ा सा टाइम देंगे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हाँ टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम SNL लिमिटेड, बेटा ये स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग गायब है, स्टॉक रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, ये गायब नहीं है, इसका वैल्यूएशन करना होगा आपको, ठीक है। ये देखिए रॉ मटेरियल परचेज कैरिज इनवर्ड सब ये आएगा रॉ मटेरियल में, डायरेक्ट वेजेस पे, डायरेक्ट वेजेस में रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन, ये 1,53,600 को 12 से डिवाइड कर देना। एमोटाइज वैल्यू लेंगे बेटा हम, एमोटाइज वैल्यू ऑफ मोल्ड्स डाइज वगैरह की, डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर फ्यूल फैक्ट्री से रिलेटेड है, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा, प्राइमरी पैकिंग आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी और सुपरवाइजर और फॉरमैन, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा ये वाला भी। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का वैल्यूएशन करना है 8 रुपए 5 पैसे पर यूनिट। ड्यूरिंग द ईयर 1,52,000 यूनिट प्रोड्यूस, और जबकि इतने बेचे गए, तो ओपनिंग जोड़ देना प्रोडक्शन में, क्लोजिंग स्टॉक सेल माइनस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट पता चल जाएंगे, और फीफो मेथड लगाना है। क्या बताइए आप लोग कॉस्ट शीट नहीं बना सकते इसकी, सर बना सकते हैं, ये रहा प्रिपेयर कॉस्ट शीट, जिसमें सब बताना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, और साथ में सेलिंग प्राइस। ऐसा मैंने मैराथन के फर्स्ट पार्ट में खुद क्वेश्चन कराया है क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था वो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था।
एक्स पासिस थ्रू 3 प्रोसेस RST, ठीक है, और इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है JKL 4:4:2 की रेशो में इन द प्रोसेस R, पहली प्रोसेस। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, प्रोसेस लॉस 10% है। एट ईच स्टेज आउटपुट इन प्रोसेस T एक बाय प्रोडक्ट Z हमको मिलता है जो इन द रेशियो ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है, इमर्ज इन द रेशियो ऑफ मेन प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की जो रेशियो है वो ये है। सेलिंग प्राइस एक्स का 60 रुपए पर किलोग्राम है। ये बेटा ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट दी है, सभी की फिक्स कॉस्ट दी है, मटेरियल की कॉस्ट दी है, ठीक है। इसको मैं बेटा सॉल्व ही करूंगा तभी मैं कोई बात बोल पाऊंगा, मगर आप कर पाएंगे और जल्दी हम इसका सॉल्यूशन भी ले पाएंगे। कुल मिला के ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये बीटा लिमिटेड 50,000, 45,000, 62,000 ABC 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। कंपनी फॉलो कर रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एब्जॉर्ब कर रही है ओवरहेड किस बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर आर पर, यानी कि ओवरहेड अपॉन में लेबर आर्स, ये रिकवरी रेट का तरीका है निकालने का। ये अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया है, मगर पहली बार ये है कि ये कम मार्क्स का पूछा गया है। देखिए आई थिंक 5 नंबर का पूछा गया है, जो कि इसकी लेंथ को देखते हुए, ठीक है, मेरे हिसाब से कम नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेपर को लेंथी किया गया है इस जगह पर आकर, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। MNP लिमिटेड 2 प्रोडक्ट्स हैं A एंड B, रेलिवेंट कॉस्ट एंड सेल्स ये दिया हुआ है दोनों A और B प्रोडक्ट का, और आपसे कहा है प्रोडक्ट मिक्स दिया है और मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, ठीक है, और साथ में प्रॉफिट बताना है। ये आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आर दी है, पता है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा क्वेश्चन आया है ICI मॉड्यूल से, लिमिटिंग फैक्टर वाला। किसी को ये समझना हो तो ये क्वेश्चन की मैंने पूरी डिटेलिंग, मार्जिनल की 2 क्लास, मार्जिनल की 2 क्लास, मार्जिनल की 2 क्लास मैंने यूट्यूब पे डाल दी, उसमें ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अभी नहीं, पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है, एग्जाम से पहले। बच्चे ने नहीं कराए इसका मतलब करना नहीं है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये फॉलो करते हैं, ठीक है। 25,000 किलोग्राम मटेरियल एक्चुअल में यूज हुआ है, 3,12,500 कॉस्ट है। आउटपुट है 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम ईच किलो, यानी कि 1 किलो से 8 यूनिट बनाते हैं, तो 25,000 किलो से कितने बन सकते हैं आप बता सकते हैं। ये वेरियांस दिए हैं आपको, प्राइस और कॉस्ट वेरियांस। तो पहला जो पैरा है ये मटेरियल से रिलेटेड है, दूसरा जो पैरा है बेटा ये लेबर से रिलेटेड है, और तीसरा जो पैरा है ये ओवरहेड से रिलेटेड है, फिक्स ओवरहेड से। टेबल बनाइए और क्वेश्चन करिए बस। जो और एक बार टेबल बन गई ना आपकी तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मैराथन देख सकते हैं, उसमें हमने करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये उनका प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। इंडिकेट करना है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, और एसर्टेन करना है कि प्रॉफिट पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट में इतने ओवरहेड हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इतने। बेटा ये 4,750 की अंडर रिकवरी है, ये 60,000 यहाँ 57,000, यहाँ 3,000 की अंडर रिकवरी है, यही तो बताना था। ये ज्यादा है, ये 6,500 की ओवर रिकवरी है। ये हमने आपको रिकंसिलेशन के चैप्टर में पढ़ाया है बेटा। ये ओवर वैल्यूएशन है जी ओपनिंग स्टॉक का, बस यही बताना था हमको। ये ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का। इसका ये बताना है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर। कॉस्टिंग का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, मतलब ये इफेक्ट पड़ा होगा। रिकंसाइल करने के लिए उल्टा करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू किया गया है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इससे इंक्रीज होगा। ये इफेक्ट है ऑन प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग। ये रहा, हो गया। कितनी देर लगी है क्वेश्चन करने में आपके सामने, कह रहे हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स हाउ डज द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन करना है। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा। अगर वर्कर आते रहेंगे जाते रहेंगे तो उनका सेटलमेंट कॉस्ट, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट, उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उनकी वजह से होने वाला कंट्रीब्यूशन लॉस, ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, जिस क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है।
ठीक है, ये जवाब देना था। इसके बाद ये क्वेश्चन है थ्योरी का। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का बताओ किसे कहते हैं, इसके 4 एग्जाम्पल दो। प्रैक्टिकल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिविटी बेस, ये मैंने थ्योरी ऑल दो डाल दी है यूट्यूब पर। अब जैसे यहाँ कहा है कि ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप। बताइए इसका कैसे हम अपोर्शनमेंट करेंगे। तो इसका हम करेंगे नंबर ऑफ जॉब्स पर, नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर पर। ये ओवरहेड में पढ़ने को मिलता है आप लोगों को। इसका किस पे करेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट पर, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर। फायर प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ एसेट्स पर। ऐसे ही बस हमको सबके बेस बताने, ये ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है आप लोगों को। हाउ विल यू ट्रीट नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। बताइए थ्योरी भी कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दिया है। आराम से एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर रिवीजन करे और 2 से 3 टेस्ट दे, तो मेरा मानना यह है कि ऐसे पेपर में एक नॉर्मल स्टूडेंट 75 का स्कोर कर सकता है। और एक जो थोड़ा और ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, स्पीड मेंटेन करता है, तो वो 90-95 प्लस तक स्कोर कर सकता है। इस रिव्यू को कैसा लगा आपको, कोई क्रिटिसाइज आपको करना हो तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। इनके किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय।